एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो ये है इकोनॉमिक्स सीरीज, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स को, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट माना जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, उसको आसान भाषा के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो आई होप कि अभी तक जिन्होंने लेक्चर देखे होंगे, दिस इज बाय द वे 9th लेक्चर, तो जिन्होंने 1 to 8 लेक्चर देखे होंगे उनको इकोनॉमिक्स थोड़े मजेदार सब्जेक्ट लगने लग गया होगा और काफी कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हुए होंगे, राइट। सो बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ दिस गेम। पहला रूल ये है कि सभी बच्चे लाइव क्लास को अटेंड करें। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल ये है, देखिए पहला रूल है लाइव क्लास को अटेंड करो। दूसरा है शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। पीडीएफ जैसे मैंने नेशनल इनकम पढ़ाया पूरा, तो नेशनल इनकम का पूरा कंपाइलेशन मैंने आपको दे दिया, बट आप पहले शॉर्ट नोट्स बनाओ, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको रिवाइज करें, रिवाइज अगेन एंड अगेन, बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहां पर जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखा करें। ये भी लिखा करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, राइट। चलिए आगे हम इसके अंदर देखते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट वी हैव डन विद बैंकिंग। अभी लंबे समय तक चलेगा बैंकिंग। बैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, बेसिक ऑफ बैंकिंग, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है ये भी हमने समझ लिया है। अब हम टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स अपन को पढ़ना है। क्वालिटेटिव टूल्स अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है, हमने क्वांटिटेटिव टूल्स स्टार्ट करें पहले, और उसके अंदर हमने रिवर्स रेपो रेट और ये सब चीजें रेपो रेट पढ़ लिया है, और रिजर्व रेशियोज पढ़ लिया, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लिया है। अब हमको आज रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है ये अपन को समझना है, और भी काफी बातें समझनी। आज हम शायद क्वालिटेटिव टूल्स जो है वो स्टार्ट भी कर देंगे, राइट। तो 30 मिनट्स का वीडियो होता है। 30 मिनट्स के वीडियो के अंदर आपको बहुत मजेदार तरीके से हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं यहाँ पर, राइट। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट कि पाथफाइंडर ने जो अग्निपथ बैच स्टार्ट करा था उसके अंदर बहुत सारे एडमिशन आए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। दूसरी बात यह है कि अब एडमिशन तो आ गए हैं, इसके बाद अब क्या करना है, तो जो भी बच्चे लाइव डीवी कोर्स से सब्सक्रिप्शन लिए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव डीवी कोर्स सब्सक्रिप्शन लिए हैं, वो सब मुझसे कांटेक्ट करें। आई विल लेट यू नो किस तरह से पढ़ना है आपको, किस तरह से डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग करनी है। बिल्कुल ध्यान रखिए, जो भी बच्चे लाइव डीवी कोर्स, अगेन मैं यूज कर रहा हूँ कोड का नाम, लाइव डीवी कोर्स यूज करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम आएगी तो आई विल बी देयर फॉर यू। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। चलिए अभी कुछ रजिस्ट्रेशन बचे हैं, तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। 3 जुलाई को बैच स्टार्ट हो गया है, कुछ रजिस्ट्रेशन बचे हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ 14,999 रुपीज के अंदर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल प्लस अग्निपथ बैच का कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर है जिसके अंदर थोड़ा प्राइस रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट अमित कुमार सर पढ़ा रहे हैं। ये 1 अगस्त से अगर आपको सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है तो 7,999 रुपीज के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से सीटेट का कोर्स आप ले सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। पाथफाइंडर मींस बड़ा अफोर्डेबल है, बहुत ही सस्ते के अंदर है। पाथफाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं अलग से, ठीक है। अगर आपको अलग से मेंस टेस्ट सीरीज लेना है कि सिर्फ हमको सर बैच नहीं ज्वाइन करना है, मेंस का टेस्ट सीरीज लेना है, तो यहाँ पर ये मेंस का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। बट इसमें ध्यान रखें एक बात, यहाँ पर ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉपीज इवेल्युएट नहीं होगी मेंस के अंदर, राइट। सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे मेंस टेस्ट सीरीज के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताया जाएगा, किस तरह से आप अपने आंसर को इंप्रूव करेंगे, और मॉडल आंसर यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा कॉपी चेकिंग नहीं होगी, तो जो स्टूडेंट्स कहीं इस भरोसे से आ जाए तो उनके साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसी तरह से बोथ बैच है हिंदी मीडियम का, उसका भी 7,999 रुपीज प्राइस है। ये सारा का सारा उसके फीचर्स है, राइट। चलिए, तो ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करती है, और ये सब्जेक्ट्स है, ये टॉपिक्स है जो अपन ने अभी तक कवर कर लिए हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ बैंकिंग चल रहा है, चलता रहेगा थोड़ा लंबे समय तक, ये बेसिक ऑफ बैंकिंग चलेगा, क्योंकि यही बेसिक है इकोनॉमिक्स का। दिस इज नॉट बेसिक ऑफ बैंकिंग, दिस इज बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आप देख रहे हैं अभी तक आपने बहुत सारी चीजें इसके अंदर देख ली हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट तो काफी कुछ अपन समझ गए हैं इसके अंदर, राइट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बैंकिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स हम कर रहे हैं, हम रिजर्व रेशियो पढ़ चुके हैं, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये अपन ने देख लिया है। हमने ये भी देखा था कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट एंड ट्रेड फैसिलिटीज के अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये तक अपन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो पहले रिवर्स रेपो रेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं रेपो रेट का कॉन्सेप्ट क्या था, उसके आगे ही कंटिन्यूएशन में कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ठीक है। तो रेपो रेट का क्या कॉन्सेप्ट है पहले मैं आपको बता दूं, जिसकी में सके। यस, तो सभी बच्चे यहां से ध्यान से सुने। बैंक को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक के पास पैसे कहां से आता है, बैंक के पास पैसा डिपोजिटर से आता है, ठीक है ना। और बैंक ये पैसा किसको दे देती है, ये पैसा बैंक दे देती है बोरोवर्स को। ये आपको मैंने पहली क्लास से बता रहा हूँ। अच्छा, बैंक को और पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई भी बैंक को पैसा दे सकता है ना। मैंने आपको बोला था आरबीआई जिस रेट पे बैंक को पैसा देगा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रेपो रेट। रेट पे पैसा देने का मतलब क्या है, आरबीआई कहेगा भैया बैंक सुनो मेरी बात,
आपको मेरा पैसा लौटाना होगा, ठीक है, बट 100 रुपए दूंगा तो 110 104 रुपए लौटाने पड़ेंगे। अगर मान लो 4% इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट का 4% है, तो बैंक आरबीआई अगर 100 रुपीज देगा तो ये 104 रुपीज अपने, ठीक है, इसको देगा वापस, राइट। इसके बदले में ये भी अपन ने पढ़ा था रेपो रेट के अंदर की कोलेटरल्स रिक्वायर्ड होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक को रखनी होती है, क्योंकि आरबीआई कहता है कि भैया बैंक मेरे को तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तू कल को भाग गया तो चल कुछ गिरवी रख कर जा, तो गिरवी रखता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है ये भी अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब यहां पर ये सवाल उठता है, सब आरबीआई के पास पैसा कहां से आता है, फ्रॉम वेयर द आरबीआई मनी कम्स फ्रॉम। आरबीआई के पास क्या है, आरबीआई प्रिंट करता है क्या करेंसी। बैंक ने कहा कि भैया मेरे को 100 रुपए चाहिए, तो आरबीआई के पास पैसा कैसे आएगा, तो आरबीआई क्या करेगा यहाँ पर, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आरबीआई विल डू इन दिस सिचुएशन, आरबीआई विल कॉल विद अनदर बैंक, दूसरे बैंक को आरबीआई कॉल करेगा बैंक को। यहाँ पे रेपो रेट अपन मानकर चल रहे हैं 4% है ना, ऐसा मानकर अपन चल रहे हैं। आरबीआई ने बैंक टू को कॉल करा कि भैया हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, 100 रुपए चाहिए। बैंक टू ने कहा ठीक है सर, हम 100 रुपए आपको दे तो देंगे, पर क्योंकि हम जब भी 100 रुपए लेते हैं ना, तो आप भी हमसे कुछ लोन लेते हैं, मतलब आप भी हमसे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी, जो बैंक आरबीआई से लेगा, ठीक है, कि हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं, आप हमको पैसा देंगे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा इस वाले रेपो रेट से हमेशा कम होगी, ये होगी 3.5%। मतलब आरबीआई भी वही काम कर रहा है जो बैंक कर रहा है, पर आरबीआई बैंक जो है हमारे साथ करता है, आरबीआई बैंकों के साथ करता है, दैट्स व्हाई आरबीआई इज नोन एज बैंकर्स बैंक, ठीक है। आरबीआई यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे बैंक टू से 100 रुपए ले रहा है एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.5, है ना, और ये पैसा जो है उठाकर बैंक वन को दे रहा है एट द रेट 4%, ठीक है। और यहां पर आरबीआई को जो हो रहा है वो फायदा हो रहा है 0.5% का। मतलब अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स में बात करें, बैंक को इसको कितना रुपए देना पड़ेगा, 104 रुपए, और आरबीआई ने जो 100 रुपए लिए जो कि बैंक टू को, बैंक वन को दिए हैं, उसको बैंक टू को कितना रुपए देना पड़ेगा आरबीआई को, 103.5, और इस तरह से 0.5 रुपीज आरबीआई कमा लेगा। ये आरबीआई की अर्निंग हुई। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। इससे ही आरबीआई के एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, इससे आरबीआई अपना ऑफिस बनाएगा, ये सब काम करेगा गवर्नमेंट से भी, है ना, इससे ही यहाँ पर आरबीआई को सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे गवर्नमेंट का किस तरह से लेना देना है आरबीआई से, पर अभी ये आप समझ गए इसका मतलब क्या कर रहा है आरबीआई, क्या कर रहा है आरबीआई से जब बैंक पैसा मांग रहा है कि रेपो रेट में मेरे को 100 रुपए चाहिए, तो आरबीआई सीधे खुद करेंसी प्रिंट नहीं करने लग जा रहा है, आरबीआई सीधे कॉल कर रहा है बैंक टू को कि भैया हमें 100 रुपए दो। 100 रुपए उधार दिए इसने एट द रेट ऑफ व्हाट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के केस के अंदर इसके अंदर 100 रुपए उधार दिए। वही पूरा सिस्टम होगा जैसे आरबीआई को जब बैंक ने पैसा मांगा था, तब आरबीआई ने कहा था कोलेट्रल दो तभी जाकर पैसा मिलेगा, वैसे ही ये बैंक भी बोलेगा कोलेट्रल दो आरबीआई तभी जाकर आपको पैसा मिलेगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको सबको क्लियर है कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, राइट। तो दिस इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट, इसको अपन रिवर्स रेपो रेट बोल रहे हैं। तो रिवर्स रेपो रेट विल ऑलवेज बी लेस देन रेपो रेट, हमेशा रेपो रेट से कम होगी, और रेपो रेट से कम होगी हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना है कि रिवर्स रेपो रेट विल ऑलवेज बी लेस देन जो होगा आपका रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट से कम नहीं होगी तो फिर आरबीआई को मजा ही नहीं आएगा, राइट, है ना। तो आरबीआई को अगर मजा आना है तो उसको रेपो रेट से क्या होना पड़ेगा, उसको कम होना पड़ेगा, राइट। तो देखो ये 4% हुआ तो ये 3.5% हुआ, ठीक है। तो हम रिवर्स रेपो रेट पढ़े, इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज ऑलवेज लेस देन द रेपो रेट, हमेशा ये रेपो रेट से हमेशा कम होती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज रेपो, रिवर्स रेपो रेट, ये सबको क्लियर हो गया। अब हमको जो पढ़ना है दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम प्रेम से बोलते हैं एमएसएफ, ठीक है। एमएसएफ क्या होता है ये अपन समझते हैं। देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा नहीं छोटा ही है, बड़ा होगा तो उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी, एक बिजनेसमैन है। इसका क्या काम है, इसका काम है कि इसका सामान आता है कुछ, ठीक है, सामान आता है और फिर सामान आगे बेच देता है। मान लो 100 रुपए का सामान लेता है, ये कहीं से खरीदता है और उसी दिन वो 100 रुपए का सामान आगे बेच देता है, ओवरनाइट, है ना। मतलब ओवरनाइट वर्ड यूज होगा इसके अंदर, तो वो अपन इसके अंदर समझ लेंगे अभी कि उसी दिन वो क्या करता है, ये पैसा उठाकर किसी और को देता है। मतलब ये पैसा उठाकर, ये सामान उठा के 100 रुपए का सामान उठाकर किसी और को बेच देगा, और वो बेचेगा ना जो 110 रुपए में भी बेचेगा, तो इसके पास मतलब एक दिन के अंदर अंदर इसके पास 110 रुपए आने वाले हैं। बट अभी इसको सामान खरीदने के लिए 100 रुपए चाहिए, ठीक है, समझ गए।
कि मतलब इसको सामान खरीदने के लिए तो 100 रुपए चाहिए होंगे, पर इसको पता है कि जैसे मैं सामान बेचूंगा ना मार्केट के अंदर, वैसे ही मेरे पास 110 रुपए आ जाएंगे, और अब 100 रुपए कहाँ से है। तो उसने अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, खटखट, कि साहब मेरा सामान है ना उतरने वाला है कल, ठीक है, मेरे को चाहिए 100 रुपये। अगर आप मेरे को आज मेरे को 100 रुपये दे देते ना, तो मैं अपना सामान उतारूंगा, उसको बेचूंगा, और बेच के क्या है बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, उसके बाद आपको 100 रुपये आपका दे दूंगा वापस। मैं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये किसी और के पास जाकर, मान लीजिए किसी और दूसरे पर्सन के पास जाकर इसने 100 रुपये उधार ले लिया फॉर द ओवरनाइट, सिर्फ एक रात के लिए उधार लिया है, जिससे कि ये 100 रुपये का ये चीज खरीदे और 110 रुपये के अंदर बेच दे और इसको मजा आ जाए, इसका प्रॉफिट हो जाए, और फिर वो जाकर अपना पैसा वापस दे देगा, किसको वापस दे देगा अपना पैसा, इसको जिससे भी उधार लिया है। अब यहाँ पर ये जो है ना, दैट इज नोन एज, अब देखो एमएसएफ समझते हैं, एमएसएफ भी ऐसा ही है। जब बैंक्स को ओवरनाइट बोरोइंग करती है बैंक्स, जब मतलब एक रात के लिए बोरोइंग कर रही है बैंक, एक रात के लिए उनको पैसा चाहिए बैंक को, तो वो आरबीआई से जाते हैं, तो वो रेपो रेट पे नहीं जाते, क्योंकि रेपो रेट में एटलीस्ट 7 डेज का होगा, ठीक है, तो रेपो रेट के बेस पे नहीं जाते, वो एमएसएफ के बेस पे जाते हैं, साहब मेरे को एक रात के लिए पैसा चाहिए, मेरे को पैसा दे दो, ठीक है, तो वो कहेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब ओवरनाइट बोरोइंग जब हम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पर देखिए, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया बैंक और ये हो गया आरबीआई, ये हो गया भैया अपना आरबीआई, ये पर्सन सेकंड पर्सन जिससे उधार लिया जा रहा है ना आरबीआई को, तो आरबीआई से बैंक पैसा ले रहा है। अब देखो एक रात के लिए ले रहा है, तो एक रात के लिए जब भी आप लोगे ना, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गई, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग का पैसा ज्यादा लगता है, वो बोलेगा भाई मैं रेपो रेट से ज्यादा पैसा आपसे उधार लूंगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे एमएसएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, रेपो रेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अरेंजमेंट इन विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो अप टू ए सर्टेन लिमिट ऑफ एनडीटीएल फ्रॉम द आरबीआई, इट इज फैसिलिटी इन विच द बैंक कैन बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम द आरबीआई, इट इज ग्रेटर देन द आरबीआई रेपो रेट, है हमेशा ग्रेटर होता है रेपो रेट से। जी सैक इज यूज्ड एज अ कोलेट्रल, जैसे कोलेट्रल्स की तरह यहाँ पर जी सिक्योरिटीज आपको देनी पड़ती है, जैसे आपने दिया था रेपो रेट के अंदर। पर रेपो रेट के अंदर एक चीज थी कि हम एसएलआर कोटा के अंदर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं दे सकते थे, यहाँ पर हम एसएलआर कोटा को भी यूज करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एसएलआर कोटा जो है दैट कैन बी यूज्ड, है ना। यहाँ पर एसएलआर कोटा जो है, एसएलआर मैंने आपको बढ़ाया था कि एसएलआर के अंदर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको रिजर्व में रखनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो जो पैसा है वो रिजर्व के अंदर आपको रखना पड़ेगा, वो एसएलआर कहलाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पर कोलेट्रल की तरह यूज होती है, पर एसएलआर का कोटा यहाँ पर यूज नहीं होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है, बट अभी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे और इसके अंदर ओपन कर दिए, डिफरेंट अदर बैंक जो है वो भी इसके अंदर ओपन अप कर दिए गए हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और ये सब चीजें। तो यहाँ पर आप देखिए, टूल्स टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें हमको पढ़ना था क्वांटिटेटिव टूल्स, ये पूरे के पूरे क्वांटिटी टूल्स हम पढ़ चुके हैं। ये रिजर्व रेशियो हम पढ़ चुके हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझो, फिर हम ये समझेंगे कि ये कंज्यूमर क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन है ना, और ये डायरेक्ट एक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे कि ये सब चीजें क्या होती है। तो क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं पहले ये समझिए, और क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स में क्या अंतर है ये भी आप समझिए। पहला पॉइंट, जब भी हम रेपो रेट से कुछ कर रहे हैं कि रेपो रेट कभी भी बैंक बढ़ा दे रहा है, ठीक है, वही वाला एक बार स्लाइड ले लेते हैं अपन। यस, दिस इज आवर बेसिक स्लाइड, जिससे कि अपन ने सबको समझाए कि रेपो रेट अगर मान लीजिए बैंक का बढ़ा देता है, रेपो रेट पहले था 10%, वो 4%, अब इसने कर दिया रेपो रेट मान लीजिए 10%, तो बैंक भी अपना क्या होगा, रेट बढ़ा देगा, 11% कर देगा। और कुछ ही लोग क्या करेंगे, कुछ ही लोग यहाँ पर बैंक से पैसा ले पाएंगे। समझ में आ रहा है? बैंक से पैसा कुछ ही लोग ले पाएंगे, क्योंकि पहले तो भाई आराम से ले पाते थे, क्योंकि पहले बैंक ने 5% कर रखा था। अब जैसे रेपो रेट बढ़ा है तो बैंक को भी अपना रेट बढ़ाना पड़ा, और बैंक से कुछ लोग ही लोन ले पाएंगे, मतलब ज्यादा लोग लोन नहीं ले पा रहे। अच्छा, ऐसे करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया, पर क्या इसने पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा? नहीं करा। तो यहां पर जो क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, है ना, क्वांटिटेटिव टूल्स, उनके अंदर आप देखेंगे तो कोई भी आप देखेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ओवरऑल मनी जो है ना उसको क्या करा, उसको ले लिया या फिर उसको दे दिया, ठीक है, ओवरऑल मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करा है, पर किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ नहीं करा गया।
क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर यही करा जाता है। क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर यही करा जाता है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक यहाँ होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बेसिस पे उसकी इन्फ्लेशन कम या ज़्यादा यहाँ पर करी जाती है, स्पेशल प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन कम या ज़्यादा यहाँ पर करी जाती है। तो ये बात आपको इसके अंदर पहले तो ये क्लियर रखनी पड़ेगी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए क्वालिटेटिव टूल्स होता है और क्वांटिटेटिव टूल्स ओवरऑल इन्फ्लेशन के लिए यहाँ पर क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज़ करा जाता है। अब क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर जैसे मैं कंज्यूमर क्रेडिट समझा दूं आपको, तो कंज्यूमर क्रेडिट से आपको सारा का सारा इसके अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कभी लोन लिया है तुम लोगों ने, कभी मान लो ऐसे समझो कि तुम गए लोन लेने, ठीक है, मतलब मान लो तुमको कार खरीदनी है ना, कार खरीदनी है। सब अब कार खरीदनी है तो कार खरीदने के लिए तुम्हारे पास सैलरी कम थी तुम्हारी, तो तुम लोन लेने गए, लोन लेने गए बैंक के पास कि भैया हमें लोन दे दो। तो बैंक वाले ने कहा कि हम लोन तो तुम्हें दे देंगे, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो आप कह रहे हैं कि आपको उसने ईएमआई का भी ऑप्शन बताया कि एक ईएमआई भी हो सकती है जिसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट दे सकते हैं। उसके अंदर आपको डाउन पेमेंट करना होगा। मान लो 1,00,000 की कार है, डाउन पेमेंट आपको 20,000 रुपीज़ करना होगा, 20,000 रुपीज़, या फिर 5,000, मतलब ऐसे मान लीजिए 1,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करना होगा, मतलब 1,000 रुपये हमको दे दो और बाकी सब किस्तों में चुका देना। और किस्तें भी ऐसी कि बाकी 90,000 रुपये ना तुम एक काम करना कि किस्तें तुम 40 किस्तों में चुका देना, मतलब 40 किस्तों में तुम चुका देना, 14 किस्तों में चुका देना तुम, है ना, इंस्टॉलमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1,00,000 की कार थी, आपने 1,000 रुपये इसको दिए डाउन पेमेंट की तरह और बाकी आप 40 इंस्टॉलमेंट में कमा रहे हो। और यार आपको लगेगा यार ये कितना बढ़िया काम है, आप सोचेगा भाई एक काम कर, मेरे को एक कार नहीं चाहिए, मेरे को 2 कार चाहिए, और मेरे सबको फ़ोन कर दूंगा मैं अपने दोस्तों को, भाई बहुत अच्छा डाउन पेमेंट दो, 1,000 रुपये में कार आ रही है, उसके बाद देता रहना भाई एक 1,000 रुपये, क्या दिक्कत है, आराम से डाउन पेमेंट दो और 1,000 रुपये में कार आ रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो सब लोग क्या करेंगे, कार खरीदने लग जाएंगे और कार का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फोन लगाएगा बैंक्स को, सभी बैंक्स वालों को बुलाएगा और बोलेगा भाई देखो कार के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, सब सुन लो कान खोल के। कार के लिए अगर कोई तुमसे ईएमआई लेने आए कि साहब ईएमआई पे हमको कार चाहिए, तो उसको एक तो ईएमआई ये रिड्यूस करके तुम कर देना इसको 10, कि 10 ईएमआई में ही देने पड़ेंगे, मतलब 10 इंस्टॉलमेंट्स में आपको देने पड़ेंगे। और ये डाउन पेमेंट बढ़ा देना, यहाँ पर कर देना 30,000 डाउन पेमेंट दो। अब वो जो था रामलाल, जिसने अपने दोस्तों को कहा था, रामलाल का दोस्त क्या सोहनलाल, बोले लो साहब 1,000 रुपये मेरे को कार चाहिए, बाकी का इंस्टॉलमेंट में दे दो। बोले अब नहीं चलेगा बेटा वो काम, अब तो देना पड़ेगा 30,000 रुपये और इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा तुमको, पहले 40 दे रहे थे अब 10 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। रामलाल का दोस्त सोहनलाल भड़क जाएगा, मेरे दोस्त को तो तुमने ऐसा दिया। बोले ऐसे देने के चक्कर में ही तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उसी इन्फ्लेशन को तो हम कम कर रहे हैं और इसीलिए तो क्या कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा करा जा रहा है। और इस सिस्टम को बोला जाता है कंज्यूमर क्रेडिट। इट यूज्ड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस एंड थ्रू द बैंक्स। Such credits available by the commercial banks on the purchase of consumer durables is known as consumer credit. By controlling consumer credit, मतलब consumer credit मतलब समझ गए आप, ये डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स को कंट्रोल करके आरबीआई क्या कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कार के ऊपर फोकस कर दिया, गोल्ड है ना, इनके ऊपर फोकस कर दिया, कभी गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके बेसिस पे क्वालिटेटिव टूल्स को यूज कर लिया। तो यहाँ पर यही फायदा है, यहाँ पर आप जनरल इकोनॉमी के अंदर पैसा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम किस चीज़ को देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, इस प्रोडक्ट को कैसे कम करा जाए, इस प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे कम करा जाए। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कंज्यूमर क्रेडिट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशंस, डायरेक्ट एक्शन, ये सब चीजें पढ़ेंगे, फिर वो नेक्स्ट क्लास की बात है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो देखते रहो जिससे कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहे। आज एक बहुत मेजर डिफरेंस नहीं समझ गए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो अभी तक तुम्हें नहीं पता था वो तुम्हें समझ में आ गया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।